जय हिंद दोस्तों। हमने पहले दो पार्ट हम अध्याय 2 के कर चुके हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 की, जिनके अंदर हम पहले जो अध्याय था हमारा लोकतंत्र के से संबंध में था और दूसरा संविधान निर्माण के संबंध में था है जिसके हम दो पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने संविधान की ज़रूरत क्यों और भारत के संविधान, इन सभी बातों पर हमने चर्चा की है। तो हम बात करेंगे अब इसके अंदर पहले कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य कि इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे बिल्कुल, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम किस चीज की अभी कोशिश कर रहे हैं और क्या जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे संविधान के पीछे का जो दर्शन है वो क्या है, वही हम इसके अंदर जानते हैं और उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि दो तरीकों से हम जान सकते हैं कि अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना जरूरी है। यानी कि जो संविधान जो कहता है उससे ज्यादा यह है कि आप उसे पढ़ना भी बहुत जरूरी है और संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए हम इस पर बारीकी से गौर करते हैं, जिसके अंदर हम सपने और वायदे, जिससे पहले हम छोटी सी जानकारी हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें बलवंत सिंह जी जो कि 1901 से 1961, जिनका जन्म बलवंत सिंह नाम से आपको लग रहा होगा और पगड़ी सर पे है तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये हैं हरियाणा के और सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे, जो संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। करते हैं अपने जो सपने और वायदे हैं कि आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। देखिए, इसके अंदर आपको ये हैरानी जरूर हुई होगी कि इतने नेता थे हमारे जब देश को आज़ाद करवाने में और अपने देश को वहां से छुटकारा पाने के अंदर, गुलामी की जंजीरों से हटवाने के संबंध में, लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य क्यों नहीं, जिनमें गांधी जी का महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर आता है कि वो क्यों नहीं। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि सदस्य नहीं थे गांधी जी, लेकिन जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें से कई सदस्य, या आप जान सकते हैं कि पूरे ही लोग गांधी जी के अनुयायी भी थे। और 1931 में वह अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा है। गांधी जी क्या लिखते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले हम कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी के बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि 1887 से 1971 में जन्म हुआ इनका गुजरात में। ये थे वकील थे और वकील के साथ में ये इतिहासकार और भाषाविद थे, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रहे। अब इसमें जो गांधी जी की हम बात कर रहे थे कि यंग इंडिया में उन्होंने क्या लिखा, तो मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ। गांधी जी चाहते हैं, कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें और ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये गांधी जी के विचार थे कि आप कोई भी बनाओ, उससे डज नॉट मैटर दैट कि कौन उसे मैं बना रहा है, कौन उसके सदस्य हैं, मैं जो चाहता हूं वो इस प्रकार से आपको बताया। ये गांधी जी के शब्द थे और गांधी जी ये चाहते थे। इसी के अंदर है कि जब
उन्होंने लिखा तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में था। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और असमानता कैसे दूर की जा सकती है इसके बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी जी और उसके नजरिए की कटु आलोचना की है। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से कहा है। अब छोटी सी नज़र श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर। ये श्यामा प्रसाद जी की आपको तस्वीर दिख रही होगी और ये श्यामा प्रसाद जी हैं और ये पश्चिम बंगाल के थे और इनका जन्म 1901 से 1953 में इनका देहांत और अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थी। उद्योग और आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील भी थे। हिंदू महासभा में सक्रिय रही और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे। इन्हीं के अंदर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको यानी बहुत ही अच्छा महसूस कराने वाली है कि ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और 1891 में जन्म हुआ और 1956 में इनका देहांत हुआ और जन्म हुआ मध्य प्रदेश में। और ये थे प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष और सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री थे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी यही थे। इन्हीं की नज़र में थोड़ा सा कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था उन्होंने कहा कि विरोधाभास, क्योंकि उनमें आपको पता है कि नया नया कानून आप वहाँ पे लागू करेंगे, कुछ ऐसे नियम जिनसे कईयों को परेशानी होगी, क्योंकि शुरुआत के अंदर सबको अच्छी चीज़ से भी परेशानी होती है। तो उसका हम प्रवेश करने जा रहे हैं और राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर एक वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर ये नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। ये सभी बातें थी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रूप में थी। इसके बाद में उन्हीं का कहना कि अब हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करेंगे। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू। उनकी तस्वीर आपको यहाँ पे शो हो गई होगी। कहाँ पे? ये जी नहीं, यह है जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म हुआ 1889 और इनका देहांत हुआ 1964। जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री और वकील और कांग्रेस नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। इन्हीं का एक भाषण पर हम जोर देंगे जो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से शो कर रहा है कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया है, यानी कि इंटरव्यू, इसका सामना किया है और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती रहेगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा और आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम
अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती है। भारत में संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है और आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस कर्म में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में हमें सुंदर संकेत दे रहा है। कुल मिला के बात यह है कि हमने बहुत कष्ट झेले हैं, हमारी आत्माएं दबी हुई थी, लेकिन अब वो आत्मा उजागर होने वाली है और वहां से आवाज आने वाली है कि हम आजाद हैं। यह भविष्य बहुत आराम करने और सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना है। इसका अर्थ है कि दरिद्रता का, अज्ञान का, बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत, हमारे युग में महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही शानदार एक भाषण है जो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि का भाषण है। इसमें ही हम छोटे से हम पढ़ेंगे सोमनाथ लाहिड़ी। ये सोमनाथ जी हैं, इनका भी जन्म 1901 में हुआ और 1984 के अंदर इनका देहांत हो गया था। ये आप श्यामा प्रसाद जी के जन्म वर्ष या फिर आप जो बलवंत सिंह जी हैं उनका भी 1901 के अंदर हुआ था। ये पश्चिम बंगाल के हैं, जी यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जन्म हुआ था, वहीं की ये है पश्चिम बंगाल के, और लेखक और संपादक थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी थे और बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य हुए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के सदस्य हुए। अब हम बात करते हैं संविधान का दर्शन। देखिए बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिख रही है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम छोटी सी जानकारी यहाँ पर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान का दर्शन। संविधान का दर्शन, अब बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको देखने को मिलेगी। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, जो इस कर्म में जांच परख लिए गए हैं, वो भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है और भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है कि वहाँ से कुछ प्रेरणा मिली, हमें स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी है और उनके अनुसार दिशा निर्देश दिए गए हैं और उन्हीं से हम एक प्रस्तावना व उद्देशिका है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। उससे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, यह संयुक्त राज्य अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ये बात हमने अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब हम बात करते हैं जिसके अंदर देखिए बहुत अच्छी चीज़ें, संघ बनाने यानी कि संगठन होना चाहिए अपना एक, और न्याय स्थापित होना चाहिए, घरेलू घर में अपने देश में शांति, साझा सुरक्षा होनी चाहिए, जन लोगों की कल्याण को बढ़ावा देना है,
इन्हीं में हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, अब बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से, कि अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका भी उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बने। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून का समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर व्यक्ति की संभावना को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्र के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। ये बात आपको याद रखनी है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि अफ्रीका के लोग थे, ये कहते हैं कि इस धरती पर जो भी रहता है हमारे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, उन सभी का यह देश है। यहाँ पर गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर संविधान को स्वीकार करते हैं। इनसे पहले अपना जो विभाजन मिटे, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, सामाजिक न्याय है, मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बने, यानी कि सभी को समान मिले और लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो। सरकार के लोगों की इच्छा के अनुसार बने, यानी कि लोग जैसी सरकार चाहे वैसी होनी चाहिए। यह नहीं कि लोगों को बहुत परेशानी हो, सरकार अपनी मन मर्जी कर रही है, ऐसा नहीं हो। इसी में जब हम आगे पढ़ेंगे अपने अध्याय में कि संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं अधिकांश देश। और आइए अब हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं और उसमें आइए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझिए। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है और ये दर्शन है शामिल है जिसमें पूरी संविधान निर्माण का हुआ। देश का यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है और इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा है या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। चलिए अब हम उसी पर बात कर लेते हैं जो आपको जिसके बारे में इंतजार है। ये देखिए, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है हम भारत का संविधान है, उसके उद्देश्य का है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, तो इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, क्या कि भारत के संविधान, देखिए पढ़िए इसमें, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों को ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। यानी कि भारत के अधिनियम भारत लोगों प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया है, इसे कोई बाहरी आदमियों ने उन्हें नहीं दिया है भारत को। इसमें जो प्रभुत्व संपन्न है, ये देखिए, इसके रिगार्डिंग है कि भारत को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यानी कि भारत के जो नियम है वो भारत की सरकार ही, और भारत के नियम और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के बारे में यहाँ पे आपको निर्णय लिया जाएगा। अब है समाजवादी, जिसमें आप समाजवादी है ना, और समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसे बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार, जमीन और उद्योग धंधों का हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए जाएं कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। सामाजिक आर्थिक असमानताएं नहीं होनी चाहिए। अब आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष के बारे में हम छोटी सी जानकारी अब पढ़ेंगे।
पंथ निरपेक्ष आपको शो कर रहा है यहाँ पे कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, पंथ निरपेक्ष। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं के आचरणों को समान सम्मान देती है। कोई भी धर्म हो, उन सभी को भारत का संविधान एक समान सम्मान देता है। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है, यानी कि कुछ नियम बनाए गए हैं, उन्हीं के अनुरूप यह सरकार चलती है। आगे चलते हैं। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और की उपासना की स्वतंत्रता। अब इसी से पहले हम थोड़ा सा न्याय, यहाँ पे शब्द एक इंगित किया गया है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये जो शब्द आपको न्याय वाला है, इसी पर ये जो इतनी बातें हुई हैं और इतने जो भी मसले खड़े हुए हैं देशों में, जिनकी वजह से संविधान तक बन चुके हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका ये न्याय की रहती है। इसी से अब हम छोटा सा आगे पढ़ते हैं, जिनमें कि स्वतंत्रता हम पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। यही है स्वतंत्रता। लेकिन वो क्या सोच रहा है, उस पर हम कोई विचार और हम कोई भी उसके ऊपर कानून व्यवस्था लागू नहीं कर सकते हैं। वो उसे जो चाहे वो सोच सकता है और उन पर कैसे अमल करेगा वो उसी पर निर्भर करता है। आगे है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बढ़ाने के लिए। अब इसमें समता छोटा सा आपको दिखाया गया, उससे पहले हम आगे पढ़ेंगे समता। और एक है गणराज्य। जो हमने पहले था लेकिन अभी तक हमने पढ़ा नहीं था, अब पढ़ लेते हैं इसको। गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना, न कि किसी वंश या राज खानदान का हो, यानी कि लोगों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। और आगे है समता के अनुरूप है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त कर होना ही होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। इसमें आगे जो है बंधुता, कि राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने, ठीक है, सभी समान माने लोगों को और कमतर नहीं माने। तो इस डेट को 26 नवंबर 1949 को 2006 विक्रम संवत को एहत द्वारा संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित व आत्मसमर्पित करते हैं। अब इसमें आपको नोट करने वाली जो चीज है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। पहले समाजवादी और यहाँ पे पंथ निरपेक्ष नहीं था, इन्हें बाद में जोड़ा गया था 1976 में। इसी में छोटा सा हम आगे पढ़ेंगे, जिस पर हम इसके बाद में हमारा पूरा चैप्टर होगा और इसके कुछ जो शब्द हैं, शब्दावली, उन पर भी हम विचार करेंगे। उससे पहले हम संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, यानी कि ये कोई वो नहीं है कि
आइडियोलॉजी हो गई, बन गया, लेकिन ये मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है हमारी, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, और उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के अनुरूप के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर करने का प्रावधान भी रखा, और इन बदलावों को संविधान संशोधन कहा जाता है। संविधान संशोधन यानी कि कुछ भी उसमें बदले न जा सकने वाले में उसे देखा नहीं जा सकता, और उन बदलावों को समय समय पर इसमें शामिल किया गया है, और उन्हीं को संविधान संशोधन कहा गया है। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ेंगे तो इससे समझना मुश्किल है, फिर भी संस्था के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्यायों में भारतीय संविधान के इन्हीं पक्षों के बारे में है, और प्रत्येक अध्याय में हम इन्हीं के बारे में आगे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह से काम करते हैं। और लेकिन यह किताब भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं व व्यवस्थाओं को नहीं समेटती है, क्योंकि हम पूरी जानकारी यहाँ पर हम ले नहीं पाएंगे कि पूरी ही हम आपको पूरा ही पढ़ा दें और पूरा ही आपको इसके अंदर अंक आपको आ जाए, ऐसा नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं इसके बारे में, तो इसमें छोटी सी कोशिश हमारी। अब आगे शब्दावली पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रंगभेद का अर्थ होता है दक्षिण अफ्रीका की एक सरकार थी जो 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी, उसे रंगभेद कहा गया है, जिसमें अश्वेत कहा गया था उन्हें, और लाल चमड़ी वाले भी थे और भारतीय मूल के निवासी थे, उन्हें भी वहाँ पे रंगभेद उनके साथ में किया गया। अब आती है धारा। किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद, उसे धारा कहते हैं कि कौन से नंबर का है या किसके अंदर है, वो एक अनुच्छेद के रूप में धारा को समझ सकते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून, इस किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। इसमें क्या होता है, राजनीति और समाज को चलाने वाले कुछ कानून रहते हैं, और संविधान संशोधन होता है कि देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव, छोटे छोटे बदलाव करते हैं, आप सुने हुए होंगे, तो उन सभी को संविधान संशोधन कहते हैं। और प्रारूप होता है ढांचा, किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, यानी कि पहला ढांचा। जैसे आप मकान बनाते हैं तो उसका नक्शा बनाते हैं, तो वही है ये प्रारूप। दर्शन है किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार को ही दर्शन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं प्रस्तावना, क्योंकि हमने इस अध्याय में प्रस्तावना के बारे में भी पढ़ा है। तो संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, वही है प्रस्तावना। देशद्रोह, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध। आगे आपको छोटा सा आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये आपको है देशद्रोह के बारे में, कि देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध को ही देशद्रोह कहा जाता है। तो दोस्तों, इस अध्याय के अंदर हमने जो पढ़ा है उसमें हमने महत्वपूर्ण अभिलाष में पढ़ा है कि संविधान की प्रस्तावना, और यह अपना अध्याय 3 पार्ट के अंदर हमारा पूरा होता है, संविधान निर्माण। तो दोस्तों, आप अच्छे से इसे पढ़ते रहिए ताकि आप अपना
कौशल को बढ़ा सकें। और इनके बारे में हम आगे भी कुछ अध्याय आएंगे, उनमें हम चर्चा करेंगे। उस समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।